नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन आप सभी जानते हैं, कृषि क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। अलग अलग भाग के जरिए आज भी आपको नई नई जानकारी हम देंगे। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, खेतों में हमने अलग अलग फसलें उपजाई हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि खेत में बिजली भी जो है अब उपज सकेगी? जी हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें दिल्ली सरकार एक अनूठी पहल के जरिए कोशिश कर रही है, जिसके अंतर्गत अब जो किसान हैं उनके खेतों में सोलर पावर के जरिए कोशिश की जाएगी कि जो बिजली का उत्पादन है वो किया जा सके, जिससे किसान बिजली उत्पादन करके बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे, जिससे उनको लाभ मिल सकेगा। और शुरुआती तौर पर अगर प्रदर्शनी की बात की जाए, इस मॉडल को कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में अभी शुरू किया गया है, जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोतरी परियोजना चल रही है। इसी के तहत सोलर इकाई स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। इसके अंतर्गत जमीन से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे और उनके नीचे खेती पहले की तरह होती रहेगी। सोलर पैनलों से जो बिजली उत्पन्न होगी, उससे न सिर्फ किसान अपने कृषि कार्य कर सकेंगे, बल्कि बची बिजली को विद्युत कंपनियां खरीद लेंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये हमारे यहाँ जो 110 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि लगभग जब अभी गर्मी के मौसम में जो हमारा डे लेंथ बहुत लंबा होता है, तो हम लगभग 350 से 400 यूनिट जो है प्रतिदिन उत्पादन करते हैं और ग्रिड को भेजते हैं। तो उसी तरह किसान भाई भी अगर इस तरह के सिस्टम लगाते हैं तो उनको भी ये फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सोलर सिस्टम के साथ साथ भिंडी, करेला, घिया, तोरी, इन और जो हमारा बीच का जगह है उसमें हमने पालक भी लगाया है। तो इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को लगाने के बाद किसान भाई को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बाहर में भी इसके क्रॉप लगाए गए हैं और इसके अंदर भी क्रॉप लगाए गए हैं। तो बाहर और अंदर क्रॉप लगाने का पर्पज़ ये है कि हम जो बाहर में फसल हो रही है उसका भी एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर जो क्रॉप हुई है उसमें का भी हम एनालिसिस करेंगे। इस तरह किसानों को कृषि के अलावा अतिरिक्त आमदनी मिल सकेगी। ये परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में भी मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद है कि इस तरह के एक संयंत्र से किसान को 6 लाख रुपए की सालाना आमदनी हो जाएगी। कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग किसान कर रहे हैं, इससे हट के ये सिस्टम में ऐसा हमें देखने को महसूस हो रहा है कि अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग बाहर में करते हैं, इसमें हम अपने तरीके से, विशेष तरीके से जो अच्छे उत्पादन देने वाली, खासकर से फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, हम इसमें अपना के और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 1 लाख रुपये तक के प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी ये सोलर सिस्टम के माध्यम से अपनी अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित हो रहा ये संयंत्र प्रदर्शन के लिए है। जब ये संयंत्र काम करना शुरू कर देगा तो इसे किसानों को दिखाया जाएगा, ताकि वो अपने खेतों में इसे लगाने के लिए प्रेरित हो सके। इस संयंत्र से 110 किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। उम्मीद है कि फरवरी 2022 से ये पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इससे कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और नेफेड के कार्यालय को बिजली दी जाएगी। देश में पहली बार ऐसी परियोजना का स्थापना किया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि इस परियोजना की जो है सफलता के बाद किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। दिल्ली में किसानों की जोत की जमीन लगातार कम हो रही है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ रहा है। यही वजह है कि किसान खेती की जमीन निर्माण कार्यों के लिए बेच रहे हैं।
ये सोलर परियोजना न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगी बल्कि दिल्ली के हरित क्षेत्र को भी बचाएगी। तो देखा आपने, और इसको देख के हम मान भी सकते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इस वजह से इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले समय में हमें ज़्यादा नज़र आ सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। अभी का जो समय चल रहा है इसमें हमारे किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन इस दौरान कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना है इस माह में धान की खेती के लिए, आइए जान लेते हैं। और इस बारे में विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। धान की तैयार नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण का कार्य करते रहें। पौधशाला या नर्सरी में पानी सुबह या शाम के समय ही दें। दिन में सिंचाई करने पर पौधे झुलसकर बर्बाद हो जाते हैं। धान की रोपाई के लिए पौध उखाड़ने से एक दिन पहले नर्सरी में पानी लगा दें और पौध उखाड़ते समय सावधानी बरतें। पौधों की जड़ों को नीचे पकड़कर धोएं जिससे जड़ों को नुकसान न हो। पौधों की रोपाई पंक्तियों में करें और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे ही लगाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। मिट्टी की जांच करवाएं और उसी आधार पर फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करते रहें। धान की खेती जो दिल्ली है चाहे जो भी उत्तरी भारत है उसमें धान की खेती लोग अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें धान की जो वैरायटी हैं जैसे पूसा बासमती है, 11-21 है, उस वैरायटी को लोग नर्सरी अभी डाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नर्सरी डालने के 2 तरीके हैं। एक तो इस समय लेबर की कमी है तो लोग डायरेक्ट सीडेड भी हम लोग करा रहे हैं, और इसके अलावा जिनके पास लेबर की अवेलेबिलिटी है चाहे जिनके पास घर का लेबर है वो उसका पौध भी लगा रहे हैं। तो हम सभी किसानों भाइयों को ये बताना चाहूँगे कि जब पौध की तैयारी करने जा रहे हैं तो पौध लगाने के 4-5 दिन पहले मिट्टी का सोलराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। यह आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पौधों में रोग आता है 3 प्रकार से फैलता है। एक तो मिट्टी से फैलता है, एक बीज से फैलता है, एक हवा से फैलता है। तभी नर्सरी लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो मिट्टी से फैलने वाला रोग है और जो बीज से फैलने वाला रोग है उसको रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी काफ़ी फेमस है, जैव फफूंदीनाशक है। उसको आप 1 किलोग्राम ले लीजिए। 1 किलोग्राम लेके आप 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में या बर्मी कंपोस्ट में या चाहे जो भी खाद है उसमें मिला लीजिए ताकि वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो खाद है जिस तरह से दूध से दही जमता है तो एक प्रकार का जामन का काम करता है। अगर आपने 20 से 25 किलो बना लिया तो आपका समझिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 20 से 25 किलो हो गया। अब उसको जहाँ पे नर्सरी डालना हो उस पर फैला लीजिए और उसको मिट्टी में मिला करके उसको थोड़ा सा नमी दे दीजिए। नमी देने के 4-5 दिन बाद उसमें बीज लगाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मिट्टी से आने वाला रोग है वह नहीं आएगा, क्योंकि जो बीज आपने लिया है ट्राइकोडर्मा विरिडी से पहले भी उपचारित कर दिया, या जहाँ से जिस कंपनी से लेते हैं या घर का बीज होता है तब बावेस्टीन से 1-2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थायराम होता है जेराम से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अभी नर्सरी अवस्था में जो मिट्टी से रोग आता है और जो बीज से रोग आता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और इस समय क्या धूप काफ़ी अवैध है तो उसमें पानी से डाल करके और ऊपर से हल्का सा एक शेड नेट से अगर आप ढक देते हैं तो 4-5 दिन तक उसमें आपको जर्मिनेशन होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस समय धूप होने से जो चिड़िया होती हैं उनको भी खाने को कुछ नहीं मिलता तो आपके धान चूक जाते हैं। तो इस तरह से शेड नेट डाल के उसको बचाना ज़रूरी होता है। और ये ध्यान रखें उसमें कि जब भी डालें पानी शाम को या सुबह में डालें, ताकि जो दिन में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, पानी गर्म हो जाने से उनके बीज को नुकसान भी हो सकता है, एम्ब्रियो को ब्रोकन भी हो सकता है। तो ये हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि धान की नर्सरी डालते समय इन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। लेकिन आज जो मुलाकात हम आपकी कराने जा रहे हैं वो है एक सफल महिला किसान। हालांकि हमारे देश में पुरुष प्रधानता की एक सोच जो है वो अलग अलग समाज में नजर आती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे तो ये सोच और भी ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। लेकिन उन्हीं गाँव में महिलाएं जी तोड़ मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं और इस सोच को काफ़ी अब पीछे छोड़ रही हैं। आज एक सफल महिला किसान के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उनका नाम है राजकुमारी, जिन्हें आसपास के लोग किसान चाची नाम से भी जानते हैं। और जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में इनका योगदान रहा है उसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना और अपने दम पर कुछ कर दिखाना कभी भी आसान नहीं रहा है। 20 साल पहले ये सोच और भी प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बूते कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक बार जब कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले गुणगान। बात आज से 2 दशक पहले की है। राजकुमारी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी को घर की दहलीज लांघकर खेती बाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इस तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेती के नए गुर सीखती और फिर उन्हें खेतों में आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेत में जाना शुरू किया। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। राजकुमारी देवी की मेहनत जल्द रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया था। अब वो अपनी पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले रहे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं था। राजकुमारी देवी खुद खेती बाड़ी के नए गुर सीखने के लिए दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम और चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी।
साइकिल चलाने की वजह से वो पहले साइकिल चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाई जाने लगी। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गई। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला किसान हैं जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो या कुछ करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आज के समय में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस स्तर पर किया जा रहा है। इसी को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने भी किसानों की मांग को पूरा करते हुए कृषि टेली सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत जो किसान हैं वो अब अपनी समस्याएं जो हैं टेलीफोन के जरिए विशेषज्ञ तक पहुंचा सकेंगे और हर एक क्षेत्र में उनकी समस्या का निवारण करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जाएंगी। इस सेवा को हाल ही में शुरू किया गया है। इस दौरान और क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं। तकनीक काम को आसान तो बनाती ही है, साथ ही उसमें बेहतरी भी लाती है। खेती की अगर बात करें तो खेती बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन नई तकनीकों ने इसको पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 40-50 साल पहले जहां ज्यादातर काम हाथों से हुआ करता था, वहीं अब हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन मौजूद है। कंप्यूटर आया तो खेती में इसकी भी भूमिका बढ़ने लगी। अब किसान एक फोन कॉल करके या फिर SMS के माध्यम से वैज्ञानिकों से जुड़ जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। इसी दिशा में अब एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ एक ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए किसानों को स्थान विशेष के लिए टेली कृषि सलाह दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य DIC के मौजूदा इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम यानी IIDS प्लेटफॉर्म को ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना और ICR नेटवर्क के माध्यम से उसे लागू कर देश भर में बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाना है। समझौते के तहत कृषि गतिविधियों को सहयोग देने के लिए एक मल्टीमीडिया मल्टीवे एडवाइजरी और संचार प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा, जो एक पुश एंड पुल आधारित प्रणाली है जिसमें मोबाइल फोन का उपयोग करके किसानों से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। IIDS किसानों को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त करने का विकल्प देता है जिसके लिए उन्होंने सदस्यता ली है।
बैंक एंड विशेषज्ञों के पास उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय किसानों के डेटाबेस तक पहुंच होगी। इस तरह विशेषज्ञ किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं या क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस समय IIDS प्लेटफॉर्म को पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात किया गया है। इसी का अब पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। DIC अपेक्षित ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए सहयोग करेगा और संपूर्ण तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएगा, जबकि ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों, अलग अलग डोमेन विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के रूप में चरणबद्ध तरीके से पूरे संचालन का प्रबंधन और निगरानी करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से कृषि निर्यात के जो ताज़ा आंकड़े हैं देश में आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से किसान उत्पादक संगठनों की। इसी को लेकर कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, और इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें FPO का निर्माण करना, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये जब बनेंगे तो मैं सोचता हूँ कि देश के अंदर किसान आत्मनिर्भर होगा। इस योजना के अंदर मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस योजना के अंदर किसान अपना समूह बनाएगा। आज एक अकेला किसान होता है, वो अपनी फसल को अगर मार्केट में ले जाकर बेचता है तो उसकी रेट कोई व्यापारी तय करता है, लेकिन वही किसान अगर पूरे गांव का इकट्ठा होकर या किसी ब्लॉक का इकट्ठा होकर या जिले का किसान इकट्ठा होकर अपनी फसल को अगर चाहे वो मार्केट में लेके जाएगा, चाहे वो उसकी खुद प्रोसेसिंग करेगा खुद अपनी, तो उससे उस किसान को निश्चित रूप से अपनी खुद रेट तय करने का उसको अवसर मिलेगा। और जब समूह बनेगा तो वो बार्गेनिंग करने की भी उनकी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो समूह के रूप में एक साथ बीज खरीदेगा तो उसको सस्ती रेट के अंदर बीज मिलेगा। मशीनरीज है उसका भी उपयोग करेगा तो वो सभी समूह के रूप में करेगा तो उसका भी जो लागत होगी वो कम होगी। और साथ ही इस FPO को बनाने से जो किसान समूह बनेगा उसमें अपनी फसल की खुद रेट तय करे, प्रोसेसिंग करे, इस दृष्टि से इसका कंसेप्ट लिया गया है और इसके ऊपर भारत सरकार तीव्र गति के साथ में काम कर रही है और किसानों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। किसान भी निश्चित रूप से FPO के माध्यम से सब किसान एक दूसरे के साथ में जुड़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ किसानों को अभी इस पूरी किसानों की जो FPO उसकी जानकारी के अभाव में मैं सोचता हूँ कि नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि FPO के माध्यम से आप सभी जुड़े FPO से, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 300 सदस्य होना ज़रूरी है और 300 सदस्य मिलकर जब उस FPO के अंदर जो बनेगा उसके अंदर 2,000 रुपये किसान को देने होंगे, 2,000 रुपये भारत सरकार देगी और इस तरह से लगभग 750 किसानों तक भारत सरकार सपोर्ट करेगी और वो जो रकम होगी 2,000 रुपये के हिसाब से वो लगभग 15 लाख रुपये किसानों के होंगे और 15 लाख रुपए भारत सरकार देगी। इस तरह से टोटल मिलाकर 30 लाख रुपए हो गए जो इक्विटी ग्रांट के तौर पर FPO के पास में रहेंगे। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और आज मोबाइल ऐप में बात करते हैं फसल बीमा ऐप के बारे में। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी फसल बीमा से संबंधित क्या कुछ खास है इसमें, आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है।
मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए, और खासतौर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकार ने जो अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं, इन 7 वर्षों के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, इस बारे में भी जानकारी साझा की गई। आइए डालते हैं इस पर भी ये खास नजर। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं। इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए सरकार देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों के जरिए अपनी फसल मनचाही कीमत पर कहीं भी बेचने की आज़ादी देकर किसान को भ्रष्टाचार और बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के हर खेत को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाने में योगदान दे रही है। जैविक खेती को अपनाने के लिए किसान समूह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से किसान अब अपने खेत की प्रकृति के अनुरूप फसलें उगाकर भरपूर पैदावार ले रहे हैं। 100% यूरिया की नीम कटिंग पहली बार संभव हुई है। नई यूरिया नीति के तहत उर्वरक पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए गोरखपुर, बैरोनी तथा तलचर में खाद फैक्ट्री का पुनरोद्धार किया गया है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों के हितों को आपदाओं और नुकसान की आशंका से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। सरकार ने किसानों को तकनीक की नई सौगात दी है। किसान पोर्टल के माध्यम से मौसम की रिपोर्ट से लेकर खाद आदि की जानकारी मिल रही है। तो वही ई नाम ने किसानों को देश भर की मंडियों के साथ जोड़कर उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही किसानों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन जैसे आय के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, क्योंकि जब मजबूत होगा किसान तभी तो बढ़ेगी देश की शान। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे QR कोड को स्कैन करके भी सारी जो जानकारी हासिल कर पाएंगे, और अभी से इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमारे पास तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।